अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। जो वजीर मेरे मुल्क को फायदा नहीं देगा उसकी वजारत तब्दील कर दी जाएगी। ये वो अल्फाज हैं जो कि आज इस्तेमाल किए गए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जब वो औरंगज़ई में जलसे से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ कि ऐसे में वजारतों की तब्दीली के अहकामात सादिर हो गए। असद उमर समेत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दीगर करीबी साथी जो हैं, जब उनसे वजारतों का कलमदान वापस लिया गया तो बहुत सारे हलकों में ये सवाल पैदा हो रहा था कि क्या वाकई जब कलमदान वापस ले जा रहे हैं तो वो कारकर्दगी की बुनियाद पर वापस ले जा रहे हैं, या आया कि जो पार्टी में धड़ेबंदी की कयासाराइयां की जा रही थी कहीं ये उसका शाखसाना तो नहीं। अब वजह क्या है इस पर तो तफसीली गुफ्तगू होना भी बाकी है। लेकिन हुकूमत में होने वाली तब्दीलियां सिर्फ विफाकी वज़रा तक महदूद नहीं है। खुद पार्टी के अंदर से ये खबरें सामने आ रही हैं और मुसद्दका ज़राए इस बात के हवाले से बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं और पंजाब में भी बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ होना अभी बाकी है। एक तरफ जहां सियासी हलकों में ये बात बाइस तशवीश है और हलचल बरपा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है जिसने कप्तान को वोट दिया, वो खिलाड़ी जरूर परेशान हैं और मिले जुले रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं और इस बात की तवक्को रखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इन तब्दीलियों के हवाले से कौम को एतमाद मिलेंगे। तो इस तमाम अहम टॉपिक पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी उस्ताद जनाब आमिर ज़िया साहब। वेलकम टू द शो। इसके अलावा तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़ैदी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस सर। साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार आदिल शाज़े भी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं और तज्ज़ियाकार आसमा वदू साहिबा भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो प्रोग्राम की पहली स्टोरी ये है कि वफाकी काबीना में होने वाली बड़ी तब्दीलियों के बाद ये बहस जोरों शोर से जारी है कि क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी तब्दीलियों की जद में आ सकता है। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार चूंकि खुद एक कदावर सियासतदान नहीं है, इसलिए पंजाब की सियासत से जुड़ी कई बड़ी शख्सियात खुद को इस ओहदे का ज्यादा हकदार समझते हैं। तो सवाल यह है कि तब्दीली हवाएं क्या उस्मान बुज़दार को भी ले उड़ेंगी? आमिर ज़िया साहब। जनाब, बहुतों की ख्वाहिश है, कोशिश है, बहुत सारों की दुआ है कि उस्मान बुज़दार साहब की जो वज़ारत आला है उसका जल्द से जल्द खात्मा हो। अच्छा, क्योंकि ये चीज़ जो आपने ख़ुद भी अपने जो उसमें कहा इंट्रो के अंदर कि जो हमारी सियासत के कहते हैं मुरोजा असूल हैं और रिवायात हैं, उससे ज़रा सी अलग सी बात है। क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई बहुत बड़ा इनका कद काट नहीं है, सियासी वज़न नहीं है, उस तरह का कोई ख़ानदान नहीं है कि जिसने पुश्ता पुश्त से एक सियासत की हो और उसकी जड़ें हुए यहाँ पर। तो एक तरह की एक एबनॉर्मलिटी है ये हमारी सियासत के अंदर। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है कि जिनसे इनका तकाबुल किया जाता है शहबाज शरीफ साहब से, वो बहुत ही सेंट्रल पंजाब की हद तक बड़ी एक्टिव उन्होंने काम किया और बरसा बरस तक उन्होंने कहते हैं ना कि बड़ी गिरफ्त मजबूत रखी अपनी पंजाब की सियासत पे। तो कमज़ोर तो यकीनन है ये बतौर एक कैंडिडेट के, लेकिन आज भी जो औरंगज़ई में इमरान खान साहब ने खिताब किया और मुखातिब करके कहा इनको बुज़दार साहब को कि जी अपने वज़रा पे नज़र रखें और फलां करें, तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी तब्दीली की हवाएँ चलेंगी यानी कि जो नियर टर्म के अंदर है, उसमें मैं नहीं देखता कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस्मान बुज़दार अंडर प्रेशर रहेंगे। उनकी कहते हैं ना, जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, उस पर सबकी नज़र होगी, मीडिया की भी होगी, उनके मुखालफिन की भी होगी, दोस्त दुश्मनों की भी होगी और इमरान खान साहब की खुद भी होगी। लेकिन आने वाले महीनों में अगर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है वो पंजाब है इस हुकूमत के लिए, तो उसमें जाहिर है कि उनको अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा। क्या कर सकेंगे, क्या वो कहते हैं वसीम अकरम प्लस जो इमरान खान की ख्वाहिश है बन पाएंगे, ये एक सवाल ये निशान है। लेकिन जो आपका सवाल है आज के हिसाब से, उसमें मैं नहीं समझता कि नियर टर्म में इनको हटाया जाएगा। जी ठीक है मिर्ज़ा साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। मुशर्रफ साहब, आप क्या समझते हैं? ये इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर हैं या नहीं। फ़र्क जो है वो तो तब पड़ेगा जब डेवलपमेंट स्पेंडिंग के लिए पैसों की जो फराहमी है वो की जाएगी, क्योंकि हमारा एक बड़ा सख्त किस्म का एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो जारी है और जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं उनका ये ख्याल है कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस हो तो स्पेंडिंग को रोक देना चाहिए बजाय स्पेंडिंग बढ़ाने के। और ये एक डिबेट है लेजिटिमेट, इसमें एक व्यू पॉइंट ये है कि ऑस्टेरिटी जो है वो इस तरह का जवाब है। ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20 साल में
दुनिया में दीगर ममालिक का, ख़ास तौर पे डेवलपिंग ममालिक में, वहाँ पे ये देखा गया है कि ऑस्टेरिटी जो है वो जो बची कुची थोड़ी सी ग्रोथ होती है उसको भी तबाह कर देती है, और कोई ख़ास जो है यानी कि हुकूमत की बैलेंसिंग ऑफ द बुक्स से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। हुकूमत अगर मनी प्रिंटिंग करे, थोड़ी सी इन्फ्लेशन जो है बर्दाश्त करे, आवाम को भी बर्दाश्त करनी पड़े, तो साथ साथ अगर स्पेंडिंग में और डेवलपमेंट वर्क्स में और जॉब्स में ग्रोथ होती रहे तो वो जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो बर्दाश्त आवाम कर लेती है। इस वक्त इन्फ्लेशन भी हो रही है और साथ साथ कोई स्पेंडिंग भी नहीं हो रही, जिसका मतलब है कि आपकी ओवरऑल ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी में कम हो जाती हैं। तो पंजाब में चाहे उस्मान बुज़दार हों या परवेज़ इलाही जो चाहते हैं कि वो आ जाएं, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि 2002, 2003, 2004 फिर से जो है वो सुहाने दिन वापस आ जाएं, तो वो आएँ या ना आएँ, लेकिन जब तक उनके पास पैसे नहीं होंगे खर्च करने के लिए तो पंजाब में कोई तब्दीली स्पेसिफिकली उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बता दीजिए, आपको लगता है कि ये जो तब्दीली की सुनामी ने बहा ले जाएगी? नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही सवाल की। तब्दीली तो अगस्त में आ चुकी है, तो सुनामी जो है जो 2011 में शुरू हुई थी, 2013 में जो है उसको फंदा पड़ गया, लेकिन 2018 में उसको अक्रॉस द फिनिश लाइन बड़ी मुश्किल से जो है धकेला गया। अब ये तब्दीली तो आ चुकी, ये आप तब्दीली ही के मनाजिर देख रहे हैं। जो कल आपने कैबिनेट का मजाक देखा, फिरदौस आशिक अवान जैसे लोगों का कैबिनेट में इंक्लूजन देखा, तो ये इस तरह का मजाक ही है उस्मान बुज़दार, और ये मजाक चलता रहेगा। लेकिन आवाम के लिए, मुल्क के लिए, सूबे के लिए बेहतरी जो है वो तब होगी जब पैसे खर्च करने की सलाहियत सूबाई हुकूमत के पास होगी। वो इस वक्त नहीं है। आप उस्मान बुज़दार को यहाँ रखेंगे वो फेल होंगे, परवेज़ इलाही को रखेंगे वो फेल होंगे। अगर आपने किसी को जितवाना है, तब्दीली लेके आनी है, तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी वो फिस्कल स्पेस जिसके थ्रू रियासत जो है वो डेवलपमेंट वर्क्स में फिर से आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आदिल आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, मैं बड़ा क्लियर कट आपको आंसर दूंगा। खान साहब के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या उन्होंने उस्मान बुज़दार को बचाना है या तहरीक इंसाफ की फेडरल हुकूमत को बचाना है, और मेरे ख्याल में वो ये फैसला कर चुके हैं। देखें, असद उमर को हटाना जो है वो थोड़ी बहुत फेस सेविंग तो इस वक्त तहरीक इंसाफ को दे गया, क्योंकि परफॉर्मेंस पे बहुत बड़े सवालात उठाए जा रहे थे, लेकिन अभी उनको दो लोगों की मजीद कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और दूसरा पुख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है महमूद खान, क्योंकि उन पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। और अब ये वज़ीर आज़म ने सिर्फ ये फैसला करना है कि इन दोनों को उन्होंने बजट से पहले हटाना है या बजट के बाद हटाना है। क्योंकि देखें, आपने उस्मान बुज़दार को लगा के पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के साथ सबसे बड़ा मजाक किया था, नंबर 1, क्योंकि उस बंदे में कोई, उसकी नीयत पर कोई शक नहीं है, बड़ा शरीफ आदमी होगा, करप्ट भी नहीं होगा, लेकिन उसमें कैपेसिटी ही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उसके साथ चल नहीं सकती। और अगर हम ये कहें कि मामलात बुज़दार के कंट्रोल में नहीं रहे तो ये गलत जुमला है। मामलात कभी उनके कंट्रोल में आए ही नहीं थे। चीजें बिल्कुल आपके सबसे बड़े सूबे में इस वक्त स्टैग्नेंट हैं। दूसरा ये है कि वहां पर 4-5 पावर सेंटर्स हैं पंजाब में, तो बुज़दार जैसा, उस्मान बुज़दार जैसा बंदा जो है वो उनको कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और खान साहब जिस तरह तहरीक इंसाफ अभी तक 8-9 माह में उनकी जो पॉलिसीज रही हैं, अभी तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी कर लिया, एडमिट भी कर लिया कि जी जो मुझ पर तनकीद होती थी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर वो दुरुस्त थी, असद उमर को उन्होंने हटा दिया। बिल्कुल इसी तरह वो एक दिन एडमिट करेंगे और बड़ा जल्दी करेंगे कि उस्मान बुज़दार को लगाने का फैसला गलत था। ठीक है आदिल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। जनरल साहब, आप किस राय का इजहार करेंगे? जो आप मुझसे बात कर रही हैं। जी जनरल साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं और सवाल मेरा यह है कि क्या तब्दीली की हवाएं उस्मान बुज़दार को भी ले उड़ेंगी? देखिए, उस्मान बुज़दार या ABCD मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि एज ए कंट्री हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और सूबे में पंजाब चूँकि सबसे बड़ा सूबा है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं इस वक्त कि पाकिस्तान स्टेज स्टेप फॉर कैश, चाहे वो फेडरल लेवल है चाहे वो पंजाब का लेवल है। नंबर 2 ये है कि हम सब बात तो कर रहे हैं, लेकिन जस्ट ए शॉर्ट स्टोरी, 96 में यहाँ लाहौर के जो DIG थे वो मेरे पास आए थे उस वक्त। मैं उस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ था यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हम प्लीज़ हमारी मदद कीजिए कि हम अपने पुलिस के जो सफ़े हैं उनमें से चोर और डाकू इस किस्म के लोग हटाए जाएं। तो ये जो इतने देर से जो लोग पाले गए हैं ओवर द ईयर्स विदाउट मेरिट और विदाउट सारा कुछ, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि चेंज आए। वो जो हम बात करते हैं कि भाई ये जो एक किस्म का इनर्शिया है, वो सिर्फ ये नहीं था कि आप जो एस्टेब्लिश्ड पावर, जो पॉलिटिकल पावर्स थी उनको आप हटाइए,
वो जो इनर्शिया है वो नॉट ओनली स्किन डीप, इट्स राइट डाउन टू द बॉटम। इस सारे को निकालने के लिए लॉट ऑफ मोर एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है, ठीक है, असद उमर की कुर्बानी दे दी गई है, लेकिन यहाँ पे आप किसी को भी ले आइए तो जो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ किया गया है वो आज की हम बात नहीं कर रहे। पिछले 5-7 साल से लगातार ये बात हो रही है कि जिस तरीके से इकॉनमी चलाई जा रही है, वी आर इन द डंप ऑलरेडी। और इस वजह से हम हर एक को ब्लेम तो करना शुरू कर देते हैं, बट द इशू इज़ नॉट कि भाई जब ये इस हुकूमत ने आके टेक ओवर किया था, इशू आप देखिए कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी जब इस हुकूमत ने टेक ओवर किया था। इस हुकूमत की बेवकूफ़ियाँ हैं इसमें, इनकी नाअहली है इसमें, इसकी मिसमैनेजमेंट है इसमें, लेकिन सबको इस चीज़ का जिम्मेदार ठहरा के फांसी पर लटकाया नहीं जा सकता। यस, इनकी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इनके पास कितनी ऑप्शंस कितनी थी वो सोचने की बात है। IMF के पास पहले चले जाते या अब चले जाते, अगर पहले जाते तो जो कंडीशनैलिटी थी वो क्या होती, अब अगर जा रहे हैं तो क्या कंडीशंस हैं हमारे पास। और फिर ये कि एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, देयर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इसमें, तो पाकिस्तान को हम आई थिंक हम बड़ा जल्दी बेसब्र भी हो जाते हैं और गुस्सा भी हमें आ जाता है। डेफिनेटली वी नीड बेटर पीपल, वी ऑलवेज नीडेड बेटर पीपल, ये तो कोई बात नहीं कहने की। और पॉलिसी को बेहतर करना, ऑब्वियसली वी से दैट, so you bring ABCD, जिस अभी मुशर्रफ कह रहे थे, you need money and you need to change this जो इनर्शिया है, जो बिल्कुल डाउन टू द बॉटम लाइन तक है सारे हमारे मास्टर में, उसको आपको चेंज करने के लिए इतना आसानी से होगा नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया आसमा साहिबा। देखिए जी, सिचुएशन इकॉनमी की और हमारे सूबों की ठीक नहीं है, ये तो बात जैसे मेरे दोस्तों ने कहा। क्या ये कि आपने अभी ऑलरेडी शेफिल एक बहुत हाई लेवल पे अपनी कैबिनेट को किया है, अगर आप सूबों को भी इस वक्त छेड़ते हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको दोबारा से हनीमून पीरियड मिलेगा कि आप उस सब चीज़ों को सेटल कर सकें। इन द मिडल ऑफ क्राइसिस इस किस्म की वॉर कैजुअल्टी जैसे आपने अभी कल की हैं, अगर आप सूबों में भी करेंगे तो वो एक केओस बर्पा करेगी। अभी फ़िलहाल मैं इस बात को सजेस्ट नहीं करती कि आप सब कुछ समेट दें और आप दोबारा से एक चीज़ सेटअप बनाएं और आप फिर ये एक्सपेक्ट करें कि आपको उस पर दोबारा से लोग कंसिडर करेंगे कि अभी ये सेटल डाउन हो रहे हैं, फिर ये एक मोमेंटम में आएंगे, फिर मोमेंटम पेस पकड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ाएंगे। ज़रूरत इस वक्त चेंजेस लाने की नहीं है, अपनी टीम के साथ प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की है। कोई आप एक रूट मैप अगर असद उमर साहब भी हमें दे देते जो हमें समझ आ जाता, जिससे हम फोरसी कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो इतना प्रेशर उन पे भी ना पड़ता। कोई डायरेक्शन तो हमें हासिल हो जाती। डायरेक्शन के बगैर तो हर कोई एक दूसरे के हैरानी के साथ ही देख रहा था और एक मखमसे में ही था कि ये आगे क्या होगा। इस सिचुएशन से निकालना ज़रूरी है चेंजेस, और फिलहाल इस किस्म की वॉर कैजुअल्टीज़ जैसे कल हुई हैं मामले को और ख़राब करेगी। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, हमारी लीडरशिप पंजाब में बेहतर हो सकती है, लेकिन फिल वक्त हम इस तरह की और कॉम्प्लेक्सिटीज अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। और सवाल ये था कि क्या तब्दीली की हवाएं उस्मान बुज़दार को भी ले उड़ेंगी। इस पर हमारे 4 एनालिस्ट ये राय रखते हैं कि हाँ, आने वाले वक्तों में ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जबकि आदिल की राय कुछ मुख्तलिफ है। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में PTI को अक्सरियत हासिल, उनके इक़्तिदार की नाव मुस्लिम लीग क़ाफ के बादबानों के सहारे रवा दवा है और ये सभी जानते हैं। अगर वफाकी काबीना में होने वाली उथल पुथल और इमरान खान की नसीहत से मुतासिर होकर उस्मान बुज़दार ने भी पंजाब में तब्दीलियों की ठान ली, तो क्या इसका रद्द-ए-अमल PTI संभाल पाएगी? तो इससे मुतालिक सवाल यह है कि पंजाब में मुतवक्के तब्दीलियों से क्या इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होगा? आमिर ज़िया साहब। देखिए, चैलेंज बहुत बड़ा है। इमरान खान जिस तरह से चाहते हैं तब्दीलियां करना कि मेरिट पे वो लेकर आ जाएं, लोगों को अपनी मर्जी से जिसको चाहें जहां पे लगाएं, तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि पंजाब की जो सियासत है, एक बहुत ही स्लिम मेजॉरिटी हासिल है PTI की हुकूमत को, और अगर 10-11 सीट्स जो है नशिस्तें इधर से उधर हो जाते हैं जो आपके लॉ मेकर्स हैं, तो खेल बदल सकता है। तो इमरान खान साहब के पास मैन्यूवर करने का जो स्पेस है वो बहुत महदूद है। तो उसमें रहते हुए वो जो कुछ कर सकेंगे करेंगे। लेकिन देखिए, पंजाब की सियासत क्या है, वो पंजाब की सियासत ओवरऑल जो है इलेक्टेबल्स की सियासत है, और जो वहाँ का पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है कि जहाँ पर पुराने ख़ानदान बैठे, वो नस्ल दर नस्ल जो है, उनके दादाजी जीता करते थे, वालिद जीतते थे, अब उनके पोते जीत रहे हैं। तो उसके अंदर जो है कोई बड़ी तब्दीली लाना कि आप कोई सी चेंज लेकर आ जाएंगे, वही चेहरे जो हैं आपको इलेक्टेबल्स PTI में नज़र आते हैं, वही PMLN में नज़र आते हैं,
और वही जो है PMLQ में नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी तो खैर बहुत ही उसकी अब ना होने के बराबर प्रेजेंस रह गई है पंजाब में। तो यहाँ पर जो है इमरान जो है अपनी कहते हैं ना मर्जी के मुताबिक वो चाहेंगे कि जी मैं जो उनके पास होता था इख्तियार उनको इस्तेमाल करने का शौक है उस तरह से नहीं कर सकेंगे, करेंगे तो वो जो समझते हैं ना कि पंजाब की हुकूमत को अपनी खतरे में डाल रहे होंगे। जी ठीक है मिर्ज़ा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे। मुशर्रफ, आपके समझते हैं कि वाकई मुश्किलात में सावा होगा खान साहब की? नहीं, पंजाब मैं तो समझता हूँ पंजाब जो है वो, क्योंकि PTI ने एक्चुअली तो फेयर एंड स्क्वायर उसको जीता ही नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है ये मुश्किलात तो डे वन से उनको होनी थी। एक बड़ी स्लिम बहुत ही स्लिम कोलिशन जो है वो हुकूमत है वहाँ पे। पंजाब के अवाम ने भी कोई ख़ास सुनामी के लिए या तब्दीली के लिए वोट नहीं दिया। अगर लाहौर देखें, सियालकोट देखें, नारोवाल देखें, गुजरांवाला देखें, जो अहम बड़े बड़े शहर हैं पंजाब में, तो वहाँ पे कोई इतनी बड़ी जो है तब्दीली के लिए वोट भी नहीं आया। जहाँ से वोट लिया वो भी कॉम्प्रोमाइज़ पे मुश्तमिल था। यहाँ पे पिंडी में हनीफ अब्बासी का ओवरनाइट, कमरुल इस्लाम राजा को ओवरनाइट ये जो उनके ख़िलाफ़ एक्शन हुए। साउथ पंजाब में दीगर ऐसे लोग थे जिनको बिल्कुल लास्ट मिनट पे जो है उन्होंने चेंज किया, इंक्लूडिंग उस्मान बुज़दार जो ख़ुद PTI में उनकी शमूलियत जो है वो बड़ी लास्ट मिनट थी। जो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग है खुसरो बख्तियार, वो तो PMLN मतलब तकरीबन हुकूमत का हिस्सा थे। PMLN टिकट पे जो है पिछले दफ़ा जीते थे। तो जब आपकी कोई बेसिक आइडियोलॉजिकल बुनियाद नहीं होगी और आपकी असम्बली में जो है जो आपके पुराने स्टॉलवर्ड्स हैं वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट होंगे। अगर आप देखें एजाज साहब को या महमूद रशीद साहब को या जो दीगर और पंजाब में पुराने स्टॉलवर्ड्स थे PTI के, तो उनकी ज़ीरो बल्कि 0/0 उनकी हैसियत है इस हुकूमत में। इवन चौधरी सरवर आप याद रखिए जिनको गवर्नर बनाया गया है, वो पाकिस्तान जो है अपनी दोहरी शहरियत छोड़ के बरतानिया से PML नून के झंडे के नीचे आए थे और PML नून के पहले गवर्नर थे। तो ये सारी जो रियलिटीज़ हैं इसकी बिना पर पंजाब में हमेशा से एक बड़ा मुश्किल वक्त जो है PTI ने देखना था। इस मुश्किल वक्त को आसान करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कोई मज़बूत स्ट्रैटेजी और सोच जो है वो होनी चाहिए थी। वो हमने देखा है कि मेरा ख्याल है कि शायद वो माजी में भी मल्टीपल सिलेक्शन रही है PTI में शमूलियत इख्तियार करने वाले मेंबर्स की, तो आगे जाके आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कोई इतनी मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा, तो तब्दीली आनी थी वो आ चुकी हैं। ठीक है, आदिल शाह ज़ेब साहब, ये मैं कह नहीं रहा था, लेकिन अगर आप क्योंकि इतने प्यार से आपने फरमाया, नहीं मैंने तो आपकी बात से यही तज्जिया निकाला है। नहीं आपकी राय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी राय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इस नाचीज का कोई हक नहीं कि किसी तरह से भी वो इंसिस्ट करे। आदिल, देखें सीरियस क्वेश्चन तो यह है कि क्या पंजाब में तब्दीली आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तब्दीली तो जिस तरह मुशर्रफ साहब ने कहा कि वो तो खैर जून में ही आ गई थी इंतखाबात के बाद, लेकिन उस्मान बुज़दार की हम बात करेंगे, ये खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक बात पे तो मैं बिल्कुल 100% जो है वो आपको ये बता दूं कि उस्मान बुज़दार को उनको तब्दील करना पड़ेगा, वरना उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो उनकी गवर्नमेंट के खात्मे की सूरत पे भी उसका नतीजा निकल सकता है। अब चैलेंजेस क्या होंगे पंजाब में उनको निमटना, क्योंकि खान साहब तो कहते हैं चैलेंजेस से निमटना मुझे आता है। तो पहला चैलेंज ये है कि उस्मान बुज़दार की रिप्लेसमेंट को उन्होंने ढूंढना होगा। उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि उसका किस तरह बाउंस बैक करती हैं चीज़ें। 3-4 एंगल्स हैं देखें पंजाब में। एक तो चौधरी सरवर साहब जो हैं उनके कंडक्ट से इस वक्त खान साहब सख्त नाराज हैं और वो बड़ा चैलेंज जो है खान साहब को पेश आ सकता है पंजाब में। दूसरा खुसरो बख्तियार साहब, जनूबी पंजाब महाज अगर आप हटा दें तो पंजाब की वहाँ पे गवर्नमेंट इनकी गिर जाएगी। अगर तो नैब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है और चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो खुसरो बख्तियार साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एंगल है। तीसरा ये है कि अगर मोनस इलाही साहब को आप प्लानिंग की वजारत दे देते हैं विफाक में तो फिर काफ लीग थोड़ी बहुत तो संभल जाएगी। अदरवाइज परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी काफी टफ चैलेंजेस देंगे। तो ये 3-4 चीजें अगर करें तो ये मैनेज करने की बात है। असल चीज है कि उस्मान बुज़दार साहब को कब वो तब्दील करते हैं तब से असल तब्दीली आना शुरू होगी पंजाब में। तो मुश्किलात आने वाले दिनों में आप भी बढ़ती हुई देख रहे हैं। जनरल साहब, पाकिस्तान और जहाँ पे भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है उसके नुकसानात आज हमें सामने खुल के नज़र आ रहे हैं इसमें। और जिसमें पहले भी कहा गया कि ये ख़ानदान सदियों से या जब से पाकिस्तान बना है बहुत सारे वहाँ पे मौजूद हैं। और तीसरा जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे फेवर्स और
इस किस्म की पॉलिटिक्स रही है, उसका नतीजा भी आज हम देख रहे हैं। आप अगर इमरान खान साहब जो भी चेंज लाएंगे, मुझे डर ये है कि वो हुकूमत अपनी खो बैठेंगे और हुकूमत खोने की सूरत में शायद दोबारा इलेक्शन करने पड़े हमें। लेकिन मेरा पहले दिन से ये ख्याल था कि चाहे वो फेडरल लेवल है, चाहे पंजाब के लेवल है, पीटीआई को इस किस्म की हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी जहाँ पे उनके पास कोई स्पेस है ही नहीं काम करने के लिए। तो अब अगर आप भी वो चेंज करेंगे, उस्मान बुज़दार जी किसी और को ले आएंगे, तो कंप्रोमाइज़ पे ही काम करना पड़ेगा उनको। तो अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, वरना तो मेरा ख्याल है कि इनके लिए मुश्किलात ज़्यादा बढ़ेंगी। उस्मान बुज़दार साहब को चेंज करने की सूरत में, उनके रखने की सूरत में मसाइल हमारे सामने हैं। मेरा तो अपना ख्याल ये है कि वी आर एटलीस्ट आई एम सेइंग सम काइंड ऑफ अ चेंज एट द फेडरल लेवल, और मे बी शायद प्राइम मिनिस्टर को अर्ली इलेक्शन भी कॉल करने पड़े। तो मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई है, मुश्किलात आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकती हैं। आसमा साहिबा, देखिए जी, अगर हम थोड़ा सा एक लीडर की पर्सनालिटी का अगर आप उसको एनालिसिस करें ना, तो इस वक्त बहुत एग्रेसिव और इम्पल्सिव किस्म के डिसीजंस हमारे सामने आ रहे हैं। और कुछ न्यूज़ भी ऐसी ही है कि इमरान साहब बहुत इस वक्त इरिटेटेड हैं कि उनके जिस तरीके से जो वो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। तो जब आपका लीडर ऐसी सिचुएशन में हो ना, जब वहाँ पे उसको नज़र आ रहा हो कि मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम हो रही है और मैं वहाँ पहुँच नहीं सक रहा जहाँ मैं पहुँचना चाह रहा हूँ, और पर्सनालिटी उनके खान साहब की तरह हो, तो मैं नहीं समझती कि वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले लें। और इन बड़े डिसीजंस में, जैसे सर ने कहा, जनरल साहब ने, वो डिसीजंस भी हो सकते हैं। एक आपको इम्पल्सिव एक एग्रेशन नज़र आ रहा है अपने बहुत अजीज़ करीबी लोगों से लेके, और कुछ जो कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किए वहाँ तक, कुछ उनके अलाइज जो इलेक्टेबल्स उनके साथ आए, सब इस लपेटे में आ रहे हैं। और अभी भी कुछ सेफ कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने मज़ीद किए हैं, लेकिन कब तक वो इसको पेशेंटली सर्वाइव कर सकते हैं, ये देखने की बात है। मसले आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक इम्पल्सिव रिएक्शन खान साहब की तरफ से भी हमें ऑब्वियस नज़र आ रहा है, जो कि बाकी जगहों पे भी आपको शायद मुस्तकबिल करीब में प्रोमिनेंट होता नज़र आए। ठीक है, तो सवाल ये था कि पंजाब में मुतवक्को तब्दीलियों से क्या इमरान खान की मुश्किलात में आने वाले दिनों में इजाफा होगा, और हमारे सभी एनालिस्ट ये राय रखते हैं कि हाँ, आने वाले दिनों में खान साहब की मुश्किलात मज़ीद जाएंगी, और अगर उस्मान बुज़दार सूबे के वज़ीर आला रहते हैं तो इन मुश्किलात में बड़ी जल्दी इजाफा होगा। तो ये राय जो थी वो मुतफ़िक़ा थी, और सभी की तरफ से हाँ की ऑप्शन का आंसर आया है। प्रोग्राम में मुझे लेनी ब्रेक नाज़रीन, स्टे विद अस। वफाकी काबीना गुज़िश्ता रोज से ही तब्दीलियों की जद में है। असद उमर के ट्वीट से जन्म लेने वाली तब्दीली की हवाएं कई वज़रा के कलमदान ले उड़ी हैं। खजाने की चाबियां अब्दुल हफीज शेख के हवाले की जा रही हैं, तो आइंदा फवाद चौधरी साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत पर बराजबान नजर आएंगे। इसी तरह ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह वजारत दाखिला की जिम्मेदारी संभालेंगे। मजीद कई वज़रा अपने ओहदों से महरूम तो हो चुके हैं, लेकिन मुख्तसर ये कि वफाकी काबीना का हुल बहुत हद तक तब्दील हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या नए वफाकी वज़रा इमरान खान का बेहतर इंतखाब है? आसमा साहिबा, देखिए जी, इसके बारे में एक शेर ज़्यादा बेहतर आपको एक्सप्लेन करेगा। वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया, मुकाबले का भी होता तो सब्र आ जाता। मतलब अब इस सिचुएशन में मैंने इन तमाम लोगों के बारे में, या हफीज़ साहब के बारे में मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की। इनका 35-34 साल का तजुर्बा है। पहले इन्होंने कहा कि बिकॉज़ मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं पीपल पार्टी के साथ इतना काम नहीं कर सका, मगर अब मेरे पास एक प्रोविज़न है। लेकिन मुझे उसमें सिवाय 34 इयर्स की इनकी प्रोग्रेस में, आपकी एहतसालात के कॉन्ट्रैक्ट में, और इसके अलावा आपकी FBR के 1-2 स्कैम्स के अलावा मुझे कुछ नहीं मिल पाया। अब मैं ये बिल्कुल अभी भी उसी कन्फ्यूजन में हूँ कि हमारी इकॉनमी सर जब हफीज़ साहब के साथ आगे कहाँ जाएगी, क्या डायरेक्शन होगी इसकी, क्या इन्होंने पहले किया, ऐसे इनके पास अचीवमेंट्स हैं जो ये आगे लेके चलेंगे। इसी तरीके से और लोग, एक कन्फ्यूजन जो कि कुछ हद तक सेटल होने लगी थी, हमें पता था। और यहाँ पे मैं असद साहब के लिए एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि सारे डिफ़िकल्ट डिसीजंस, सारी हीट आपने इकॉनमी की उनसे फेस करवाई, लोगों का क्रिटिसिज्म, हर किस्म का डिसीजन जो कि अनपॉपुलर आपने उनसे असद उमर के ने लिया और आपने निभाया।
और जब उनको उस डिसीजन के साथ स्टैंड अप करके उसके रिवॉर्ड रीप करने के टाइम करीब था तो आपने उन्हें तब्दील कर दिया। ये एक बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन है। इसी तरीके से कैबिनेट की नई शक्ल जो है, इसमें मुझे कोई भी बंदा आइडियल फॉर द जॉब फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अब चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कर सकेंगे? इससे पहले वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करते रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन को इन्होंने इतना इन्हांस कर दिया है। और अगर टेक्नोक्रेट्स ही हमारे लिए बेहतरीन हैं तो इतना पैसे खर्च करके सिलेक्शन करने की क्या ज़रूरत थी? इन लोगों को हमने मुंतखब किया, मतलब पूरी आवाम जो है वो मुख्तसर करते हैं। मतलब ये आपके नज़दीक ये सिलेक्शन जो थी वो बेहतरीन नहीं थी। आमिर ज़िया साहब कंफ्यूजन में आ गए, हमें पता ही नहीं चला कि तब्दीली जो है ये किस नई शेप में आ गई है। मैं इस शेप को समझने से काफिर हूँ। ठीक, आमिर ज़िया साहब देखिए, आइडियल तो कोई चीज़ नहीं होती। ज़ाहिर है कि हम नहीं कह रहे कि आइडियल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन मुशर्रफ ज़हरी साहब बहुत खुश हैं इस बात में, मुझे यकीन था। मगर जो इमरान खान साहब कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आइडियल कुछ होता भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं इमरान खान के, और आपको एक कहते हैं ना कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक आप कोई सियासी पोजीशन लेते हैं या आप लोगों का इंतखाब करते हैं, तो उसमें अगर हम एप्पल टू एप्पल देखें कि जी वो असद उमर थे, उसकी जगह हफीज़ शेख साहब आए। हफीज़ शेख साहब जो हैं एक मुस्तनद नाम है, हो सकता है कि जो हमारी अस्मा बदूस साहिबा हैं कि इनकी अपनी राय बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन एक उनका प्रूवन रिकॉर्ड है, प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में 3 बरस रहे, लेकिन जहाँ पे उनको ताउन नहीं मिला। और मतलब है कि जो उन्होंने, मुझे याद है कि जब पीपल्स पार्टी के दौर में रोड मैप दिया था वो काफ़ी उस ज़माने के लिहाज से मतलब है फॉरवर्ड लुकिंग था, गो कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हुई थी। अच्छा, फिर आप मुआवजा करें कि आफरीदी साहब हुआ करते थे इंटीरियर मिनिस्टर के स्टेट, उसके बाद अब एजाज शाह हैं जिस पर यकीनन पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो परवेज़ इलाही पे भी थे, जिन्हें बाद में इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपना बनाया था। तो मतलब है ये सियासत में जो पीपल्स पार्टी दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती रही है, वो उस तरह के मामलात में उन्होंने भी वही किया जो उनको करना चाहिए था उस ज़माने की सियासत के लिहाज से। एजाज शाह भी एक एक्सपीरियंस आदमी है कम्पेयर टू आफरीदी साहब। अच्छा, फिर अगर वो फवाद चौधरी हों या जो अब आई हैं खातून फिरदौस आशिक अवान साहिबा, तो मतलब है ठीक है, मेरे ख्याल में कोई इतना कोई ज़मीन व आसमान का फ़र्क नहीं आएगा उस चीज़ से। फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी रह चुकी हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और शी नोज़ के रोप्स हैं होते क्या हैं सियासत के। तो ये जो इमरान खान इस बार ज़्यादा डिपेंड करें तो टेक्नोक्रेट्स पे करें, उन लोगों पे करें कि जिनका तजर्बा है, जो हमेशा से इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि जी ना तजर्बेकार लोगों को लेकर आ गए, तो उसको उन्होंने कोशिश की ज़रा से एड्रेस करने की। लेकिन जाहिर है कि जो उनके पास लोग हैं उन्हीं में से लोगों को उनको आगे लेकर आना है। तो कप्तान ने जिन खिलाड़ियों का इंतखाब किया आपके नज़दीक वो बेहतर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि निस्बतन जो है पहले के मुकाबले में ये वाले जो 2-4 चेहरे आए इस तरह से बेहतर हैं। मुशर्रफ साहब एक जुमला मैं सवाल मेरा भी नहीं, अस्मा को बात हमारी तब्दीली क्या इसी में है कि हम आजमाए हुए को आजमाते रहें और उसी प्रोसेस में हम लगे रहें, यही हमारी किस्मत है। चलिए मुशर्रफ साहब, आप इसको कमेंट को कंटिन्यू करते हुए अपनी राय। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान ने बचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ टाइम जो है वो देख रहे हैं इस वक्त, तो ये जो क्लिप था आमिर ज़िया भाई का, ये वो बैठ के कोई 10-15 दफ़ा देखें। एक तो ये मोटिवेट होंगे जिस तरह असद उमर साहब म्यूज़िक सुन के मोटिवेट होते थे। ये तो एक संगत, ये तो एक गीत था, एक तब्दीली का गीत कि माशाल्लाह। मैं देखता हूँ माशाल्लाह आपका जो वो है मतलब अंदाज़े गुफ्तगू और जिस तरह से आप उठाते हैं चीज़ों को, मैं आपसे सीख रहा हूँ। नहीं सर, लेकिन इस वक्त जो आपने चीज़ें उठाई हैं माशाल्लाह, उसका मुकाबला माशाल्लाह जिस तरह आप गिरा रहे हैं मैं भी उसको देख रहा हूँ। लेकिन उठाइए जनाब, मैं सिर्फ कंधों पे जो है आपको उठाना चाहता हूँ। होती है बात एक होती है कि एक आइडियलिज्म होता है, एक चीज़ मतलब ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, उसी में से आप चीज़ों को लेना होगा। सर 2011 से इस मुल्क के साथ, 2011 से नहीं जनाब, मतलब से वो तो फिर आप 1948 से क्यों नहीं शुरू करते? नहीं सर, फिर चले बहादुर शाह जफर के ज़माने से शुरू करते हैं ना। और बहादुर शाह साहब के ज़माने से ही मरियम नवाज शरीफ करप्शन कर रही थी। नहीं, वो उन्होंने बाद में शुरू की, मतलब नवाज शरीफ वो भी बात कर सकते हैं। मरियम नवाज का मुझे नहीं पता कि उनके बहादुर शाह जफर, हजरत बहादुर शाह जफर ने मरवा दिया ऑरेंज मेट्रो लाइन की वजह से। मुझे आगे बढ़ना है,
अपनी बात आप मुकम्मल कीजिए। आप सवाल इधर से उधर ले गए ना, आप सवाल का जवाब दें। बेहतरीन पूछा गया आप ये देखिए कि इतना बुरा लगा। चलें आपकी वजाहत में ब्रेक में ले लेते हैं। ये देखिए, ये जज्बा जुनून जो है ना, वो तो ये कि आपने ये जो प्रोग्राम है, ये मैं समझता हूँ खास एक जो है ना पेमरा को नोटिस जाना चाहिए कि इस प्रोग्राम में आप नोटिस दिलवा के छोड़ेंगे? नहीं, दिलवाए नोटिस के पेमरा वाले देखें कि ये जरियाब साहिबा और जो हम न्यूज के जो डायरेक्टर न्यूज हैं और जो डायरेक्टिंग प्रोग्रामिंग है, वो क्यों जो है इस प्रोग्राम में नवाज शरीफ के बारे में बात क्यों नहीं कर सकते हम, जो करप्शन थी उनकी, और पैनामा लीक्स के बारे में, और डॉन लीक्स जो एंटी पाकिस्तान जो नैरेटिव था, और जो मोदी की यार थे। मुशर्रफ साहब, आपको बड़े तरीके से बात करनी आती है, आप कर लें। मेरे सवाल का लेकिन काइंडली जवाब दे दीजिए आप। और बेचारी फिरदौस आशिक अवान तब्दीली का एक निशान। एक चीज क्लियर नहीं, आप बात ने जितनी देर आप मुझे इंटरप्ट करते रहेंगे उतनी देर तक मैं जो है बोलता रहूंगा। आगे बढ़ाना है, मैं समझता हूं पेमरा को नोटिस देना चाहिए। आपने मेरी बात का जवाब नहीं देना। देखिए कि तब्दीली को सेलिब्रेट करने के बजाय और करप्शन को एक्सपोज करने के बजाय इधर क्या हो रहा है? इधर ये सवाल पूछा जा रहा है कि इमरान खान हुकूमत क्यों नहीं चला पा रहे? इधर ये पूछा जा रहा है कि बदले जाएंगे या नहीं? इधर ये पूछा जा रहा है कि असद उमर को क्यों बदला? इधर ये पूछा जा रहा है कि फिरदौस आशिक इतनी बड़ी तब्दीली की निशानदेही क्यों है? क्यों इतनी बड़ी तब्दीली का निशान? फिरदौस आशिक अवान जो आइडियलिज्म की एक तरह से आप अपना कमेंट कंप्लीट कीजिए। मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। लेके आए ये सवालात किए जा रहे हैं हम न्यूज पे। मैं कहता हूं पेमरा प्लीज नोट लीजिए कि इस प्रोग्राम पे आज क्या हुआ है, कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। जनरल साहब, आप अपना कमेंट कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, जब आप दोबारा जवाब दूंगा। देखिए, जहां तक तो हमारे इकोनॉमी का ताल्लुक है ना जी, मैं समझता हूं कि हमारे पास इकोनॉमिस्ट, द लास्ट इकोनॉमिस्ट जो हमारे पास सही तौर पे आया था वो डॉक्टर महबूब हक मरहूम थे। उसके बाद से हम बुक मैनेजमेंट तो करते रहे हैं, कोई रियली स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हमारी इकोनॉमी को कभी नहीं दी गई कि हमने किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किसने लेके जाना है। वो चाहे सागडार थे, चाहे कोई और थे, हम सिर्फ बुक मैनेजमेंट करते रहे हैं। हफीज़ शेख साहब आए हैं, वो शायद इस बेहतर कर लें असद से, लेकिन यहाँ भी बुक मैनेजमेंट ही होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास जितनी स्पेस होगी उतना ही वो काम कर सकेंगे। बाकी जहाँ तक वज़रा का ताल्लुक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या किसी और का भी, बदकिस्मती से ये है कि आप इस पूरी असम्बली में आप उठा के देख लीजिए, शायद ही किस किस्म का आपको आदमी काबिल नज़र आएगा जो ये वजारत संभाल सके। इंटीरियर में मैं समझता हूँ कि ठीक है चॉइस, क्योंकि एजाज साहब खुद IB को हेड कर चुके हैं, पंजाब में ISI हेड रह चुके हैं, पंजाब में वो होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और वो काफ़ी लीग से क्लोजली काम भी कर चुके हैं। तो सियासी तौर पर भी और वैसे एक्सपीरियंस वाइज भी मेरा ख्याल है इज़ द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो बाकी जहाँ तक ताल्लुक है हमारे वज़ारत इत्तलाआत का, मेरा तो इशू ये है कि इन्होंने इतने सारे स्पोक्स पर्सन रखे हुए हैं कि हमें समझ ही कोई नहीं आती। और वज़ारत इत्तलाआत देने के बजाय वो सारा दिन अपोजिशन के खिलाफ वो झाड़ते रहते हैं बात। तो हमें ये तो बताइए कि हुकूमत कर क्या रही है, कहाँ जा रही है, उनकी डायरेक्शन क्या है। लेकिन फिरदौस साहब तो पहले भी इस वज़ारत को संभाल चुकी हैं जी, वो संभाल चुकी है, लेकिन उसको पीस पार्टी के दौर में थी, वो छोड़ के इधर आई हुई हैं। आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रेसिडेंट हेड कर रहे थे उस वक्त के, और रोपड़ी बैठ के बीच में वो प्रेशर ले नहीं सकती। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें जब पहले जो थी आप जो है उसमें देयर इज स्लाइट इंप्रूवमेंट, लेकिन अगर हम इनसे मिरेकल की तवक्को रखते हैं तो फिर शायद हमारी आमकाना सोच होगी। ठीक है जनरल साहब। आदिल शाहज़ेब साहब, कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें? देखें, पहली बात तो ये है कि चलें इस पे नहीं जाते कौन कितना अहल है या कौन कितना अहल नहीं है। तहरीक इंसाफ ने एक हाई मॉरल ग्राउंड सेट करके इंतखाबात में गए थे, उसी पे अगर सिर्फ हम बात करें ना, तो अगर सिर्फ आप उठा के देख लें फिरदौस आशिक अवान साहिबा को, उनके खिलाफ 2013-14 में नैब की इंक्वायरी इनिशिएट हो चुकी है। अभी 2019 जनवरी फरवरी में भी एक जो है वो शुरू हो चुकी है उनके खिलाफ इंक्वायरी, वो पेंडिंग है। तो सुबह खबर चल रही थी कि जी वज़ीर आज़म साहब ने खुद उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी और कहा कि जी आपको हम मुशीर इत्तलात बना रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब साथ में ये भी कह देते कि जी जैसी इंक्वायरी इनिशिएट हो जाती है, रेफरेंस बन जाता है, तो आप अपना इस्तीफ़ा जो है वो भी जेब में रखिएगा। ठीक है। दूसरी बात, नदीम बाबर साहब
2 वीक से मुसलसल हम न्यूज़ पे बड़ी बात में ये कह रहे हैं कि जी दिस मैन इज़ अ डिफ़ॉल्टर। 80 करोड़ की उसकी कंपनी जो है ओरिएंट पावर, वो SNGPL की डिफ़ॉल्टर है। ये पाकिस्तानी अदालत का फैसला नहीं है, ये लंदन की अदालत का फैसला है जो SNGPL में आया। इसमें आदिल ये गलत बात है। मैं अपना वो पूरा कर लूं, फिर आप बिल्कुल अगर उनको डिफेंड करना चाहें, मेरे पास फिर मजीद भी उस पे फैक्ट्स हैं, उस पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर वो डिस्प्यूटेड भी है वो अमाउंट, तो उस बंदे को आप उठा के एनर्जी टास्क फोर्स का हेड बना रहे हैं, फिर वो LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स को डील कर रहा है। ओरिएंट पावर जो कंपनी है उसमें ओमानी गवर्नमेंट के भी शेयर्स हैं और ओमानी गवर्नमेंट से ये LNG के ठेके जो हैं वो कर रहा है। और फिर वो उसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि वो तरीन साहब के एडवाइजर हैं एनर्जी में, जो जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उनको फिर उठा के आपने बजाय इसके कि उनसे पूछें कि जी ये तो खुला खुला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जो है नदीम बाबर साहब वो एनर्जी सेक्टर में है, तो हम आपको उठा के एनर्जी टास्क फोर्स का हेड क्यों बना रहे हैं? आपने उसको पेट्रोलियम का मुशीर बना दिया है। जितने भी फैसले वो कर रहे हैं, गुलाम सरवर खान को उन्होंने क्यों हटाया? उसकी वजह ये थी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करवाना चाह रहे थे और उसकी तफसीलात हम न्यूज़ पे मजीद भी लेके आएंगे, वो उन्हें करने नहीं दे रहे थे। तो ऐसी अगर आप चीजें करें, फिर ब्रिगेडियर साहब की आप मुझे बोलने देना। ब्रिगेडियर साहब जिनको इंटीरियर मिनिस्टर बनाया, कोई उसमें दो राय नहीं है, उनका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इंटीरियर जिस तरह से वो डील करते रहे मुशर्रफ साहब के दौर में। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्हीं साहिब को एक वेस्टर्न कंट्री में सफ़ीर बना के भिजवाया गया, उन्होंने इनकी तैनाती लेने से इनकार कर दिया था। और आपने आगे जाके आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आप पर ब्लैक लिस्ट की तलवार लटक रही है FATF की। तो इंटरनेशनली अगर उनकी ये रेपुटेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑनर नहीं कह सकते, तो खान साहब को ये अभी जो अगर उनसे 2 साल चलनी थी हुकूमत, तो जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स उन्होंने की हैं, शहरियार अफरीदी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब का ना कोई एक्सपीरियंस था, उनकी सिर्फ एक उनका कारनामा रहा है कि जी वो जहां पे नमाज पढ़ते थे वहां से फेसबुक लाइव शुरू कर देते थे। तो ये अगर आपने जो डिसीजंस किए हैं उसकी रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी आप पे आती है। तो खान साहब को ये एडमिट करना चाहिए था कि असद उमर का डिसीजन गलत था, शहरियार अफरीदी का गलत था, अली अमीन गंडापुर जिसने कभी जिंदगी में कश्मीर नहीं देखा, उमूरे कश्मीर आपने उसको दे दिया। पहले वाले फैसले भी गलत थे, लिए गए अब भी फैसले गलत इन वजारतों के हवाले से। आदिल हाँ या ना में जवाब दे ताकि मैं ब्रेक दिया उन्होंने जवाब और क्या बिल्कुल गलत फैसले किए। और साथ में एक शॉर्ट सा कमेंट मुझे इजाजत दीजिए, अगर खान साहब से 1 साल हुकूमत चलनी थी तो ये जो इन्होंने फैसले किए हैं, ये तो उन्होंने टेक्नोक्रेट 8-9 टेक्नोक्रेट आपने बैठा दिए, वही मॉडल इलेक्शन से पहले जिस पर बात हो रही थी वो आप ले आए हैं। अभी आपसे शायद 6 माह भी ना चले हुकूमत। ब्रेक लेने का बार 15 साल बाद एक चीज मैं ऐड करूं, दो चीजें, क्योंकि मुशर्रफ ज़ैदी साहब एक चीज में जल्दी उसके बाद कर लें अगर इजाजत है जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने बड़ा मतलब है जोरों कहते हैं जोश खिताबत में हमें बता रहे थे कि सवालात हमें क्या करने चाहिए। मेरे ख्याल में ये ज़ेब नहीं, देखें जो सवाल आपसे किया गया हम कोशिश करते हैं कि उसके हिसाब से आपको जवाब दें। एक उर्दू का मुहावरा है, मारूं घुटना फूटे आंख, कि आपसे बात कुछ हो रही है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो ये बात है कि जो सवाल ज़ाहिर है कि हम सवाल माजी के नहीं कर रहे, जब पनामा के स्कैंडल का होगा हम वो सवाल भी करेंगे। लेकिन क्योंकि आज की स्टोरी ये है जनाब, तो थोड़ा सा मतलब हमें सहाफत तो मत सिखाइए ना कि हम क्या सवाल रखेंगे और क्या सवाल नहीं रखेंगे, तो ये मुनासिब नहीं। दूसरी बात ये कोई शाउटिंग मैच नहीं हो रहा। हमने अपने वक्त में 90 मिनट में 60 सेकंड में मैंने जो अपनी बात की, आपको पसंद नहीं आई, आप अपना जवाब दें। अब अगर आप समझेंगे कि जुमलेबाजी होगी, कोई लुंडियारपन हो रहा होगा यहाँ पर, तो मेरे ख्याल में माजरत मुशर्रफ मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता था। मैं समझता हूँ कि बातें जो है रसानियत से की जाती हैं, सॉफ्टली की जाती हैं। शाउट करना है तो भाई मैं आपका यकीनन आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद होती है, लेकिन लॉजिकली मैं आपको हर चीज़ का जवाब दे सकता हूँ। आप प्रोग्राम से पहले या बाद में बैठ जाइएगा मेरे साथ, लेकिन हमें ये मत बताएं कि हमें सवाल किस तरह मुरतब करने, खुदा के लिए। जी अगर मेरे ऊपर क्योंकि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है और ये फिर से ये रोना शुरू हो जाएंगे कि जो है मैं चीख रहा हूँ, मैं उसी तरह नहीं, मैं चीखा नहीं हूँ, मैंने उसी अंदाज से जो है जवाब दे मैं अगर आपने ये बेहतरीन इंतखाब नहीं है, जबकि आमिर जिया और जनरल साहब की राय इससे मुख्तलिफ थी। उन्हें लगता है कि ये वजारतों के हवाले से कलमदान सौंपना बेहतरीन था। मुझे लेनी ब्रेक, नाज़रीन स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और अक्सर जलसे में आवाम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली इलाकों का बहुत नुकसान हुआ है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये तंजीम कबायलियों की तकलीफों की बात करती है। उनकी बात दुरुस्त है लेकिन लहजा मुल्क के लिए ठीक नहीं। सवाल अब यह है कि PTM के लहजे के हवाले से इमरान खान का शिकवा क्या वाकई दुरुस्त है? जनरल साहब, मैं समझता हूँ कि इससे भी सख्त बात इमरान खान शायद करना चाहते थे, नहीं कर सके। उन्होंने बड़ा गोलमोल करके बात की है। PTM जिसका स्टार्टअप ये था कि किसी बच्चे को वहाँ पे सिंध में कत्ल कर दिया गया था, उसको लेके उन्होंने आगे चले हैं और उसको एक अजीब किस्म की शक्ल दे के सामने लेके आए हैं उसको। और उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान की बदकिस्मती से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ अजीब किस्म का लहजा और ज़बान इस्तेमाल की थी। तो यहाँ तक तो ठीक है कि इमरान खान साहब ने कहा उनकी शिकायतें सबको हैं। हम खुद, मैं शायद मैं इस लीड में था जब मैंने कहा कि जो भी हमारे जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, IDPs हैं, अगर ये वापस जाके खुश होते हैं, पाकिस्तानी बन के जाते हैं, बेहतर पाकिस्तानी, तो दैट विल बी सक्सेसफुल ज़रब-ए-अज़ब। पहले दिन से ये मैं बात कर रहा था। तो अभी मेरे अपने ये ख्याल है कि वहाँ पर हमारी जो हुकूमत की नाअहलियाँ हैं उसकी वजह से उनके मसाइल बड़े हैं उसके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो जाएँ या एक एथनिक बेस्ड आप एक पॉलिटिक्स शुरू कर दें। और इसलिए ये जो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें मेरा अपना ख्याल तो ये था कि इमरान खान साहब ज़रा और सख्त लहजा इस्तेमाल करते। लेकिन बहरहाल उन्होंने बात ठीक की है कि उनका लहजा भी दुरुस्त नहीं था और अल्फाज का चुनाव भी बहुत गलत था उनका। तो PTM को भी ये बात समझनी पड़ी। सख्त है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए। आदिल शाहज़ेब साहब, PTM देखें, बड़ा एक सेंसिटिव मामला है। एक तो उनकी ग्रीवेंसेस जो हैं वो सब मानते हैं कि वो जेन्युइन है, लेकिन खान साहब ने जो वहाँ पे बात की है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी लहजा तल्ख करने की भी और उसकी, क्योंकि PTM से ऑलरेडी उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। कल खैबर पख्तूनख्वा के CM ने कमेटी बना दी है, वो यहाँ पे पार्लियामेंट में, सेनेट में आके, तो ऐसे में जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो खान साहब को ये सोचना चाहिए कि वो वहाँ पर जाके इस तरह की बातें अगर करेंगे तो ज़ाहिरी बात है उन्हें फिर से चीज़ें जो है वो बुरी तरफ जाएंगी। 3-4 बातें जो 3-4 पॉइंट्स खान साहब ने अपनी स्पीच में उठाए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा, अच्छा मुख्तसर रखिएगा, मैं मुख्तसर रखूंगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है खान साहब को दुरुस्त करना क्योंकि वो फैक्चुअली जो है इनकरेक्ट हैं। उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तानी फौज को जो है वो जिस हुक्मरान ने फाटा भिजवाया, एक तो ये है कि पाकिस्तानी फौज अपने लिए गई, 5000 जवानों की कुर्बानियां हमने दी, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, 12 ऑपरेशन हमने किए, हमने अपने लिए किए क्योंकि वो फाटा इस पाकिस्तान का वो हिस्सा है। और दूसरा ये है कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब ने 2002 में पहली दफा जो है वो फौज भिजवाई थी फाटा, लेकिन मुशर्रफ साहब के 8 लोग आपके पास बैठे हुए हैं, आपके पास बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जनरल उसी हुक्मरान को आपने रेफरेंडम में आपने उसकी जो है वो हिमायत की थी। तो खान साहब को जो है इन चीजों को सोचना होगा कि वो वहां जाके इस तरह की 5000 जवान हमारे शहीद हुए हैं, वो कहते हैं कि हमने मुख्तसर रखिएगा, हमारी जंग ही नहीं थी। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब का शिकवा था, मतलब है कि PTM उस वक्त मुतहर्रिक हुई कि जब TTP की कमर तोड़ दी गई। और जाहिर है कि जो भी TTP की वहाँ पे मुतालबात हैं कि जिसमें लैंड माइंस का साफ होना, उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। उसने चेक पोस्ट के वाले से शिकायत थी, लेकिन उस वक्त की अहम जरूरत थी क्योंकि जिस तरह से मिलिटेंट्स का आना जाना था, तो अगर आप खुला छोड़ दें तो उस पर ऑलरेडी काम हो रहा था। मिसिंग पर्सन दायरे के वो वाला इशू है कि बहुत हसास है, उसको बाज़ लोग कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई भी की जा रही है, बाज़ केसेस बहुत जेन्युइन भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है, और इसी तरह सदियों के जो एक वहाँ पे पसमानदगी है, तो तरक्याती कामों का भी होना है। तो यकीनन जो डिमांड्स हैं उनकी ग्रीवेंसेस जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से उनको उठाया गया और जिस तरह से वो, मतलब वन लाइनर मैं ये समझूँ इमरान का शिकवा दुरुस्त है। थैंक यू आमिर जैसब। मुशर्रफ ज़रीर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर जो है उसने शलवारें गीली करने का, रुलाने का, जोर जोर से ओए बोलने का, हमला आवर होने का अपने सपोर्टर्स को हमारे पार्लियामेंट, हमारे PTV हेडक्वार्टर्स पे होने का जो हुक्म दिया हो, उसको ये जेब नहीं देता कि वो किसी जेन्युइन ग्रीवेंसेस के ग्रुप को जो है उनके लहजे पे लेक्चर दे। ठीक, थैंक यू। आसमा साहिबा, देखिए ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। वो हमारे अपने लोग हैं, नाराज़ हैं, तो उन्हें टेबल पे लाना चाहिए।
दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सॉफ्ट अप्रोच चाहिए, इस मामले को रिजॉल्व करें। उन लोगों फाटा के लोगों ने तकलीफें उठाई हैं, उनका रिएक्शन जेन्युइन है। बाकी जो है कुछ उनके मेजॉरिटी मुतालबात ठीक है, उनको उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, एक टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन से मामले को रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो सवाल ये था कि पीटीएम के लहजे के हवाले से इमरान खान का शिकवा क्या दुरुस्त है। इस पर हमारे दो एनालिस्ट की राय रखते हैं कि हाँ, उनका शिकवा किसी हद तक जायज़ है, जबकि एनालिस्ट की राय ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान को अपना जो शिकवा है वो तो उनका जायज़ था, लेकिन लहजा थोड़ा हल्का रखना चाहिए। तो इसके साथ नाज़रीन प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।